नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था पहले, परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में हमने अध्ययन किया कि उसमें क्या क्या विशेषता है परंपरागत दृष्टिकोण की और क्या क्या उसके सीमाएं हैं। उन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया कि परंपरागत जो अध्ययन पद्धति थी उसमें प्राचीन जो पद्धतियाँ थी उनसे उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक अध्ययन पद्धति में आधुनिक जो पद्धतियाँ हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, हम बात करें राजनीतिक विज्ञान के उद्भव के बारे में तो राजनीति विज्ञान के उद्भव के बारे में हम बात करें तो परंपरागतवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो आधुनिक वाले दृष्टिकोण वाले थे उनका मानना है कि संस्था का अध्ययन करना ही सीमित है, क्योंकि वर्तमान में जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि मानव के लिए राज्य का निर्माण हुआ है, सरकार का निर्माण हुआ है, इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, न कि राज्य और सरकार का। उनका मानना था कि शक्ति पे आधारित राज्य होता है, इसीलिए शक्ति का अध्ययन करना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। ये किसने माना? आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने। आधुनिक दृष्टिकोण वाले तथ्यों पर अधिक बल देते हैं, जबकि हम बात करें परंपरागत दृष्टिकोण वाले किस पे बल देते हैं? मूल्यों पर बल देते हैं। और मूल्य भी कौन से? जो प्राचीन हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर वो बल देते हैं। वो बड़ी इकाइयों के अध्ययन पे बल देते हैं परंपरागत दृष्टिकोण वाले, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वाले छोटे इकाइयों पर बल देते हैं। इसी प्रकार से हमने दोनों की विशेषताएं पढ़ के दोनों में अंतर स्पष्ट भी तो किया। परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण में हमने क्या किया? अंतर स्पष्ट किया। हमारा ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में हम बात करते हैं व्यवहारवाद के संदर्भ में। देखिए, व्यवहारवाद और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। व्यवहारवाद बोलो चाहे आधुनिक दृष्टिकोण बोलो, दोनों में एक ही समानता है। देखिए, जो विकास हुआ है व्यवहारवाद का, उसकी क्रम की बारे में हम बात करें तो कुछ लक्षण हमें द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भी देखने को मिलते हैं। यानी कि हम बात करें अगर क्रमिक विकास के बारे में, शुरुआत प्रारंभ के बारे में, तो प्रथम विश्व युद्ध से भी पूर्व इसकी राजनीति विज्ञान की जो शाखा थी उसका विकास देखने को मिलता है। जबकि कुछ विचारकों का मानना है कि जो मूल रूप से विकास हुआ है व्यवहारवाद का, वो कब से हुआ है? वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। यह मानना है कुछ विचारकों का, कुछ आलोचकों का। देखिए, हम बात करते हैं व्यवहारवाद उपागम के विकास के संबंध में, तो इसकी शुरुआत देखने को मिलती है हमें वालेस के जो बुक थी उसमें हमें यह देखने को मिलती है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इनकी एक पुस्तक का नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इसमें मानव का जो राजनीतिक अध्ययन है, मानव का अध्ययन है, राजनीतिक जो अध्ययन है उसके बारे में, यानी मानव की कैसी प्रकृति होगी, राजनीतिक प्रकृति, उसके बारे में ही नहीं बल्कि उसके सभी पक्षों के बारे में अध्ययन किया गया है, जो की शुरुआत। वैसे अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण वालों के बारे में बात करें तो वो सिर्फ किस पक्ष में अध्ययन करते थे? राज्य और सरकार के संदर्भ में। लेकिन हमें वाल्से की पुस्तक में मानव प्रकृति का अध्ययन देखने को मिला। यह अध्ययन 1908 में देखने को मिला। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की वैसे शुरुआत कब हो चुकी है?
1908 में, लेकिन उसे वास्तविक शुरुआत मान सकते हैं किसको? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शुरुआत को। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ तो यहीं पे हो गया था, प्रारंभ तो 1897 में ही हो गया था, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखिए ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो इनकी पुस्तक थी, उसको आने के बाद में आधुनिक दृष्टिकोण वालों के जो विचारक थे उनका विचारों का विकास हुआ। उनके मन में परंपरावादियों के प्रति असंतोष हुआ और वह आधुनिक दृष्टिकोण वाले या व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले ये कहने लगे अध्ययन के बाद में कि नवीनता आवश्यक है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोणों ने क्या क्या मूल्यों पे अधिक जोर दिया, जबकि उन्होंने मानव व्यवहार के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि मानव व्यवहार तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मनुष्य की समस्याओं का हल करना है तो हमें मानव की प्रकृति के बारे में जानना आवश्यक है। इसी प्रकार से इन्होंने मानव प्रकृति के अध्ययन के रूप में जो पुस्तक लिखी गई थी, इसका अध्ययन करने के बाद में पता चला कि परंपरागतवादी अपनी जगह पर क्या है, ठीक नहीं है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की शुरुआत कहाँ से पे हुई है? 1897 में। देखिए हम इसके द्वितीय चरण के बारे में बात करें तो शुरुआत तो वहाँ से हो गई, लेकिन अगले विचारक है हमारे बेंटले। बेंटले ने क्या किया कि ऑथर बेंटले ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी जिसमें इन्होंने दबाव समूह के बारे में अध्ययन किया। देखिए जो परंपरागतवादी थे, परंपरागत दृष्टिकोण वाले थे, वो सिर्फ किसके अध्ययन पे बल देते थे? सरकार और राज्य के बारे में अध्ययन पे बल देते थे। लेकिन ऑथर बेंटले ने क्या किया कि 1908 में जब इनकी पुस्तक प्रकाशित की गई तो उस पुस्तक में यहाँ पर दबाव समूह का भी अध्ययन किया गया, यानी कि वहाँ पर सिर्फ किसका, जो सरकारी संस्थाएं थी उनके अध्ययन पे बल दिया गया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने किसका अध्ययन किया? जो गैर संस्था है, यानी गैर सरकारी संस्था कह सकते हैं, दबाव समूह का। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण वाले गैर सरकारी संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। इसीलिए तो ये एक विस्तृत इन्हें कहा जाता है दृष्टिकोण, जबकि उन्हें संकुचित दृष्टिकोण कहा जाता है, परंपरागत। तो हम बात करें यहाँ पर ऑथर बेंटले के संदर्भ में तो दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इनकी पुस्तक आई 1908 में। उसके बाद में यहाँ पर राजनीति विज्ञान में दबाव समूह का भी अध्ययन किया जाने लगा। देखिए हम बात करते हैं इसके बाद में हमारे अगले विचारक जेम्स ब्राइस के बारे में हम बात करें तो इनकी प्रमुख पुस्तक थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र, मॉडर्न डेमोक्रेसी 1924 में आई इनकी पुस्तक। और इन्होंने कहा इस पुस्तक के अंदर कि हमें केवल तथ्यों पर ही जोर देना चाहिए, यानी इनका कहना था कि हमें केवल तथ्यों पर ही जोर देना चाहिए, न कि मूल्यों पर। इनका मानना था और ब्राइस का कि हम जितना अधिक हो सके हमें आंकड़े इकट्ठे करना चाहिए, तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए, और राजनीति विज्ञान में सिर्फ अध्ययन किसका किया जाना चाहिए? तथ्यों का किया जाना चाहिए। इनका मानना था कि जो मूल्य होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते, क्योंकि इनका यह मानना था कि सिर्फ तथ्यों से ही सरोकार होना चाहिए, किसी भी प्रकार से मूल्यों का कोई सरोकार नहीं होता। ये किसका मानना था? ब्राइस का। ब्राइस ने 1924 में इनकी पुस्तक प्रकाशित होने के बाद में
बहुत सारे विचारकों ने यह आवाज़ उठाई कि परंपरागतवादी जो मूल्यों पर जोर देते हैं वो ठीक नहीं, क्योंकि आधुनिकता आने के कारण विज्ञान का समय आने के कारण, आधुनिकता आने के कारण हमें तथ्यों पर भी बल देना चाहिए। क्योंकि अगर हम आधुनिकता समय के साथ नहीं चले और मूल्य, आदर्श व कल्पनाओं के साथ ही जीते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे। यह इनकी ब्राइस की पुस्तक में था, जिनकी पुस्तक है केवल तथ्यों पर ही बल दिया गया है, यानी कि केवल तथ्यों पर ही सरोकार है। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले चरण में, यानी कि व्यवहारवाद, विकास या उपागम किस प्रकार हुआ इसका, व्यवहारवाद का। तो हम उसके अगले चरण के बारे में बात करें तो चार्ल्स मेरियम। देखिए, चार्ल्स मेरियम अमेरिकन थे। ये अमेरिका की शिकागो जो यूनिवर्सिटी थी उसमें एक प्रोफेसर थे। इन्हें राजनीति विज्ञान का भौतिक पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है राजनीति विज्ञान में। जबकि हम माने वास्तविक जनक आधुनिक दृष्टिकोण के तो वो डेविड स्टीन है। डेविड स्टीन को व्यवहारवाद का जनक के रूप में जाना जाता है। जबकि हम बात करें चार्ल्स मेरियम के संदर्भ में तो चार्ल्स मेरियम भौतिकतावादी के जनक माने जाते हैं। कौन? चार्ल्स मेरियम। देखिए, हम बात करें चार्ल्स मेरियम के संदर्भ में, व्यवहारवाद के संदर्भ में, तो व्यवहारवाद उपागम के विकास में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, इन्होंने क्या किया, अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें 1925 में प्रकाशित हुई और प्रकाशित होने के बाद में इनकी पुस्तक में कहा गया कि मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें? राजनीति विज्ञान में। इनकी पुस्तक के अनुसार, चार्ल्स मेरियम की पुस्तक के अनुसार क्या है, मानव व्यवहार पर अध्ययन पर बल दिया गया। यानी कि इनकी पुस्तक में राज्य और सरकार जैसी किसी भी संस्था का अध्ययन पे बल नहीं दिया गया। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि चार्ल्स मेरियम का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, किसमें? व्यवहारवाद के विकास में। व्यवहारवाद के विकास के बारे में हम बात करें तो चार्ल्स मेरियम ने जो पुस्तक लिखी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, वो 1925 में प्रकाशित हुई। देखिए, प्रकाशित होने के बाद में बहुत सारे विचारकों ने कहा कि चार्ल्स मेरियम ने जो मानव व्यवहार के अध्ययन पे बल दिया वो बहुत ही ठीक है। लेकिन कुछ आलोचक जैसे कि नवपरंपरावादी विचारक, नवपरंपरावादियों का विचारकों का मानना था कि यह गलत है, क्योंकि मूल्य आज भी जीवित हैं और परंपरागत दृष्टिकोण आज भी जीवित है, इसलिए मूल्यों पर अधिक बल देना चाहिए, ना कि मानव व्यवहार पर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इनके विकास के संदर्भ में, तो इस प्रकार से व्यवहारवाद का विकास हुआ, उदय हुआ। देखिए, उदय होने का और विकास होने के कुछ कारण होते हैं। बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के किसी का उदय नहीं होता। जब आवश्यकता होती है तब उदय होता है। देखिए, जैसे हमें वर्तमान में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए उन चीज़ों का, नई चीज़ों का आविष्कार होता है। उसी प्रकार से हम बात करें पॉलिटिकल साइंस विषय के संदर्भ में, राजनीति विज्ञान विषय के संदर्भ में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले थे उनके प्रति असंतोष हुआ, और असंतोष होने के कारण ही एक नवीन दृष्टिकोण आया। उसे ही आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहते हैं। देखिए, हम बात करें व्यवहारवाद के उदय और विकास का मूल कारण क्या था, तो मूल कारण के बारे में बात करें तो मूल कारण सबसे यही था
मूल कारण यही था, परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष होना ही इसका मूल कारण था। क्योंकि कुछ विचारकों का मानना था कि परंपरागत दृष्टिकोण वालों ने जो कहा, मूल्यों पर बल दिया, द्वितीयक आंकड़ों पर बल दिया और वस्तुपरक की बात की, इन्होंने समालोचना की बात की, पुनर्निर्माण की, लेकिन इन्होंने व्याख्या की नहीं की और जो विषय परक है उसकी बात नहीं की, प्राथमिक आंकड़ों के बारे में बात नहीं की, तथ्यों के बारे में बात नहीं की। इसीलिए परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति बहुत ज़्यादा क्या हुआ, असंतोष हुआ। क्योंकि जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें कोई नवीनता नहीं थी, उसमें विज्ञान का प्रयोग नहीं था, उसमें वैज्ञानिकता पे बल नहीं दिया गया था, क्योंकि उसमें आदर्शों को महत्व दिया गया था। आदर्शों के अलावा उसमें कल्पनाएं, ऐतिहासिक चीज़ों को अधिक महत्व दिया गया था। वहाँ पर नैतिकता अधिक होने के कारण यहाँ पर वैज्ञानिकता में नैतिकता को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ पर महत्व दिया जाता है विज्ञान को। इसी कारण से आधुनिक दृष्टिकोण वाले उसे बेकार मानते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण को। आधुनिक दृष्टिकोण वालों का मानना है कि परंपरागत दृष्टिकोण का जो कहता है, परंपरागत दृष्टिकोण वाले कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन सिर्फ राज्य और सरकार के संदर्भ में है, तो ये इनका मानना है आधुनिक दृष्टिकोण वालों का कि परंपरागत दृष्टिकोण वाले क्या है, यह दृष्टिकोण ही बेकार है, क्योंकि यह समाज के लिए उपयोगी नहीं है। यह सिर्फ किसकी बात करता है, राज्य और सरकार की बात करता है। किसकी बात करता है, राज्य और सरकार की बात करता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति किसका असंतोष था, व्यवहारवाद का असंतोष था। देखिए, हम अगले विकास और उदय के कारण के बारे में चर्चा करें तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। देखिए, यहाँ पर जो परंपरागत दृष्टिकोण था वह हमेशा इस बात पर बल देता था कि राजनीति विज्ञान में सिर्फ किसका अध्ययन किया जाएगा, राज्य और सरकार का। जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, उसमें कहा गया कि आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान विषय का अकेले का अध्ययन करना मुश्किल कार्य है, क्योंकि अन्य जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनसे भी सहसंबंध स्थापित करना आवश्यक है। यानी कि इन्होंने अंतः अनुशासनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। इसी पद्धति के अनुसार इन्होंने अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा प्राप्त की, जैसे कि समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास, इसके अलावा भूगोल। इन सभी विषयों से प्रेरणा प्राप्त करके राजनीति विज्ञान को एक नवीन शिखर पर पहुंचाने का कोशिश करने की बात कही। किसने? आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने। आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने कहा कि परंपरागत दृष्टिकोण वाले जो कि अन्य विषयों की सहायता नहीं लेते, अन्य विषयों का सहयोग नहीं करते, अन्य विषयों के पूरक नहीं बनते, इससे क्या हुआ, राजनीति विज्ञान अकेला पड़ गया और राजनीति विज्ञान का विषय का विकास नहीं हो पाया। तो हम बात करें आधुनिक दृष्टिकोण वालों के या व्यवहारवाद के संदर्भ में, तो व्यवहारवाद का एक मूल कारण यह भी था कि अन्य जो सामाजिक विज्ञान थे उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए, वैज्ञानिकता को अपनाया जाए, शुद्ध विज्ञान करने की कोशिश की जाए, राजनीति विज्ञान को तथ्यों पर अधिक से अधिक बल दिया जाए, प्राथमिक आंकड़ों पर बल दिया जाए और सारणी का व गणितीय इन पद्धतियों का प्रयोग करके राजनीति विज्ञान को नवीन शिखर
प्रदान किया जाए, ये किसका मानना था? यह व्यवहारवाद का मानना था। इसीलिए यह भी एक क्या प्रमुख कारण माना जाता है, यह भी क्या माना जाता है? एक प्रमुख कारण माना जाता है। किसके लिए? परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष के कारण, परंपरागत दृष्टिकोण के असंतोष के कारण यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो प्रेरणा प्राप्त करता है, उसके संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि व्यवहारवाद का उदय का ये क्या है? यह भी एक कारण है। हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के बारे में, हम यहाँ पर बात करें अगला जो कारण है किसका? व्यवहारवाद का उदय का प्रमुख कारण। प्रमुख कारण के बारे में बात करें तो ये तीसरा भी एक प्रमुख कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। देखिए, जब माना जाता है परंपरागत का काल 6वीं सदी से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक, परंपरागतवादियों ने क्या किया संसार के लिए? यह है कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण वाले, परंपरागत दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाए, प्रथम विश्व युद्ध को नहीं रोक पाए। कौन नहीं रोक पाए? परंपरागतवादी। यानी इनका मानना था कि हम वैज्ञानिकता पर बल देते, राजनीति विज्ञान में सुधार करते तो हम विश्व युद्ध को रोक सकते थे। यानी कि यहाँ पर राजनीति विज्ञान जो विषय है वह किसी के लाभ के लिए नहीं रहा। यानी यहाँ पर अगर मानवता के लिए लाभ करता तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे? इस युद्ध को रोक सकते थे। या फिर हम बात करें यहाँ पर राजनीति विज्ञान असक्रिय हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में, इस वजह से भी आधुनिकवादी ये कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं परंपरागतवादियों पर कि इन्होंने राजनीति विज्ञान को निष्क्रिय बना दिया। यानी आधुनिक दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि परंपरागतवादियों ने तो क्या किया है, अपनी जो राजनीति विज्ञान विषय है उसको निष्क्रिय बना दिया। इस वजह से भी आधुनिक दृष्टिकोण वालों में बहुत ज़्यादा क्या था? असंतोष था। इसी कारण से व्यवहारवाद का उदय हुआ, व्यवहारवाद का विकास हुआ। यह भी इसका एक मूल कारण है। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें अगले कारण के बारे में तो अगला 4 नंबर का कारण है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। आपने परंपरागत दृष्टिकोण में पढ़ा था, परंपरागत दृष्टिकोण में जो प्राचीन पद्धतियों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति, संस्थात्मक पद्धति, विधि पद्धति, इसके अलावा वहाँ पर दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया। ऐसी प्राचीन पद्धतियों का प्रयोग करने के कारण राजनीति विज्ञान में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाए परंपरागत दृष्टिकोण वाले। इसी कारण से आधुनिक दृष्टिकोण वालों में, व्यवहारवादियों में असंतोष की भावना जगी और उसी असंतोष के कारण क्या हुआ? उसी असंतोष के कारण नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा। नवीन नवीन जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, मानकीय पद्धतियाँ हैं, उनका प्रयोग किया जाने लगा। अंतः अनुशासनात्मक जैसी पद्धति का, मनोवैज्ञानिक, समाज विज्ञान जैसी पद्धतियों का क्या किया जाने लगा? प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारवाद का विकास है वो जो परंपरागत दृष्टिकोण की पुरानी प्राचीन जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उनको बेकार मानते हुए, उनको खराब मानते हुए, उसकी आलोचना करते हुए नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह भी एक व्यवहारवाद का उदय का प्रमुख कारण है। यानी कि व्यवहारवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या है? नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग भी क्या है?
इसका एक प्रमुख उदय का कारण है। देखिए, हम अगले जो उदय का कारण है उसके संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान को शुद्ध बनाने यानी शुद्ध विज्ञान बनाने पर बल। देखिए, यहाँ पर जो आधुनिकतावादी हैं वो विज्ञान को बहुत महत्व देते हैं, वैज्ञानिकता को बहुत महत्व देते हैं। विज्ञान और वैज्ञानिकता दोनों को अधिक महत्व देने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक बल किस पे दिया गया है? विज्ञान पे दिया गया है। यानी कि उनका मानना था कि जो परंपरागतवादी थे वो विज्ञान पर बल नहीं देते, वैज्ञानिकता को नहीं मानते और नवीन आविष्कारों की बात नहीं करते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले थे उनमें क्या हुआ? असंतोष की भावना हुई और असंतोष की भावना होने के कारण ही क्या हुआ? राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाने का कार्य किसने किया? आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं आधुनिक दृष्टिकोण वाले परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसके प्रति क्या हुआ? बहुत ज़्यादा असंतोष हुआ। यह भी व्यवहारवाद के उदय का एक प्रमुख कारण माना जाता है। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करते हैं व्यवहारवाद उदय के अगले कारण के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल। देखिए, हम बात करें परंपरागतवादियों ने क्या किया? परंपरागतवादियों ने क्या किया कि संस्था, राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं के अध्ययन पे बल दिया। उन्होंने मानव व्यवहार के बारे में बात ही नहीं की। तो मानव तो सबसे प्रधान होता है, क्योंकि मानव के बारे में, मानव के अध्ययन के बारे में, व्यवहार के बारे में जो समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन पर बल कौन देता है? व्यवहारवाद। इसीलिए यहाँ पर व्यवहारवादी कहते हैं कि यह मानव के लिए लाभदायक है ही नहीं। जब मानव के व्यवहार के बारे में बात ही नहीं करता परंपरागत दृष्टिकोण, तो क्या राजनीति विज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करेगा तो क्या फायदेमंद रहेगा? नहीं रहेगा। ये किनका मानना था? व्यवहारवादियों का मानना था। व्यवहारवादियों का कहना था कि अगर राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता तो वह किसी काम का नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन बहुत ही क्या है? आवश्यक है। इसी प्रकार से हम बात करें व्यवहारवाद के उदय और विकास के बारे में तो इस प्रकार से ये क्या है? मूल कारण है। और हम बात करें उदय का मूल कारण, तो मूल कारण कौन सा है? परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष, यह इसका मूल कारण है। अब देखिए, हम बात करते हैं एक बार फटाफट, जैसे हमने आज क्या पढ़ा उसके संदर्भ में। देखिए, आज हमने पढ़ा व्यवहारवाद का विकास। व्यवहारवाद का विकास में वाल्से की पुस्तक के बारे में, जिनमें मानव प्रकृति के बारे में अध्ययन किया गया है, ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स में, जो कब प्रकाशित की गई थी? 1897 में। देखिए, इसके बाद में जो अगले विचारक आते हैं ऑथर बेंटले, जिन्होंने पुस्तक लिखी दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट कब लिखी? 1908 में। इसमें दबाव समूह के बारे में अध्ययन किया गया। अगली पुस्तक किसने लिखी? ब्राइस ने, जेम्स ब्राइस, जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी, जिसमें किसके बारे में बात की गई है? केवल तथ्यों पर। केवल तथ्यों पर कब लिखी गई है? 1924 में। इन सभी विचारकों ने किस पे बल दिया? इन सभी ने व्यवहारवाद के बल पर, व्यवहारवाद के विकास पर बल दिया। इसी प्रकार से ब्राइस की बारी आती है। ब्राइस के बाद में चार्ल्स मेरियम ने पुस्तक लिखी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 में लिखी। इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से व्यवहारवाद का एक क्रमबद्ध तरीके से क्या होता है? विकास होता है। हम बात करें मूल कारणों की व्यवहारवाद के
जो मूल कारण क्या है, तो पहला है परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति है संतोष, दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, चौथा है नवीन अध्ययन पद्धति का प्रयोग और पांचवा है राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाने पे बल और 6 नंबर का है मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल। इसी प्रकार से हम बात करें तो व्यवहारवाद का उदय हुआ और उदय होने के ये प्रमुख कारण हैं। अब हम अगली कक्षा में कल पढ़ेंगे व्यवहारवाद से संबंधित इसकी लक्षणों के बारे में। लक्षणों के अलावा डेविड स्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसकी विशेषता और उसके सिद्धांत के बारे में। इस प्रकार से हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इनके लक्षण व विशेषताओं के संदर्भ में। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिले, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।